नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेपाल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसी तरीके के हालातों की बात करने वाले शिवसेना के बड़े नेता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमेशा सुर्खियों में कैसे बने रहना है और उसके लिए किस तरीके से उटपटांग बयान दिए जा सकते हैं, ये जो है वो उनसे सीखना चाहिए। इसलिए मैंने बड़े नेता बोला है और वो है संजय राउत। अब संजय राउत इस वक्त राजनीतिक परिदृश्य में, जैसे मैं हमेशा बात करता हूं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिसको महाराष्ट्र का चाणक्य बोला जाता था वो चाणक्य नहीं, एक्चुअल में वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है। तो धृतराष्ट्र क्यों बोला था मैंने? धृतराष्ट्र मैंने इसलिए बोला क्योंकि जिसकी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है और उसको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो आप उसको अंधा नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? और ऐसे भी आप देखिए कि जिसके नाक के नीचे से शिवसेना टूटकर चली जाए और जिसके नाक के नीचे खुद की पार्टी एनसीपी टूटकर निकल जाए, तो वो चाणक्य है या धृतराष्ट्र है? आप खुद सोचकर देखिए। तो समय रहते फैसला नहीं लिया, समय रहते कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि राजनीतिक समीकरणों में अंधे हो गए थे। जिस तरीके से महाभारत काल में धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन के प्रेम में अंधे हो गए थे। अब दुर्योधन की उस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन था? तो दुर्योधन की उस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार था दुर्योधन का मामा शकुनी। जब से दुर्योधन के जीवन में शकुनी की एंट्री होती है, उसके बाद से ही दुर्योधन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और शकुनी लगातार जो है वो उसको मिसलीड करता है, गलत तरीके से सलाह देता है। अब यही हाल जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का है। संजय राउत जिस भूमिका में है, सामना में लगभग 25 साल से संपादक है और उस समय से संपादक है जिस समय से उद्धव ठाकरे जो राजनीति से, या हम कहें कि शिवसेना के साथ उतने जुड़े हुए दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि उस वक्त जो अभी मन से है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके प्रमुख राज ठाकरे बाला साहब के करीब हुआ करते थे और राजनीतिक तौर पे सक्रिय राजनीति करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम कहीं भी नहीं चलता था। 2006 में राज ठाकरे पुत्रमोह के कारण अलग हो गए और फिर आ गए उद्धव ठाकरे। तो संजय राउत उससे पहले से जो है वो सामना से जुड़े हुए हैं और संजय राउत को लगता है कि अगर बाला साहब ठाकरे के बाद में शिवसेना में उस कद का कोई नेता है तो वो संजय राउत है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से बेखौफ होकर अपने विचार रखते थे, संजय राउत उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस नकल में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को कहां लाकर खड़ा कर दिया वो पूरा देश जानता है। आज शिवसेना की क्या स्थिति है, ना पार्टी बचा, ना सिंबल बचा, ना बाला साहब का नाम बचा, ना कट्टर हिंदुत्व की छवि बची, और अब लगता है कि उनकी राजनीतिक जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे, और वो है संजय राउत। क्यों? क्योंकि 2019 में जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ संजय राउत था। संजय राउत ही जो है वो राय देने वाला था उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए और महाविकास आघाड़ी में जाने के लिए, और अब भी इसी तरीके के खेल जो है वो संजय राउत खेलता जा रहा है। और इसके बाद में अब आप देखिए, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करता है और संजय राउत जिस तरीके के जो पिछले 4 से 5 साल में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, फिर चाहे वो राम मंदिर का विरोध करना हो, चाहे सनातन को गाली देने वाले के साथ जो है वो मंच पर खड़े होना हो, राहुल गांधी का समर्थन करना हो, या फिर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, और अब ऐसी स्थिति में भारत की तुलना नेपाल से करने वाला संजय राउत, और संजय राउत ये भूल जाता है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है कि जब चाहे जैसे चाहे, क्योंकि बाला साहब के जो कथन थे वो उनकी
अगर आप विवेचना करोगे, उनके महत्व को समझोगे तो उनकी बात अलग थी। आज शायद जिन मराठाओं की राजनीति करके बाला साहब ठाकरे यहां पहुंचे, मुझे लगता है कि वो मराठा भी जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने में हिचकिचाते हैं। और इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है? संजय राउत। तो दुर्दशा का दूसरा नाम यहां पर संजय राउत है। और संजय राउत अब भी वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि जनमानस जो है वो हम कितना ही कहे कि ईवीएम चोरी हो गया जी, वोट चोरी हो गया जी, लेकिन सच्चाई यह है कि जनमानस, जनता का मूड जो है वो अब बदलने लगा है। जनता समझदार हो गई है, पहले की तरह नहीं है कि आपने जो है वो ज्ञान दिया और जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। और इसका तमाचा नेपाल की धरती से ही जो है वो संजय राउत को पड़ गया, क्योंकि नैरेटिव सत्ता पक्ष के लिए चलाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब जो घटनाक्रम बदला है, और घटनाक्रम क्या बदला है? घटनाक्रम बदला कि जैन जी की एक वर्चुअल मीटिंग होती है जिसमें लगभग 5000 जैन जी युवा लोग जो है वो उस मीटिंग में शामिल होते हैं, और सामने नाम लाया जाता है सुशीला कार्की प्रधानमंत्री के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उनका वास्ता, पढ़ी लिखी, पर नेपाल की पहली महिला जो है वो चीफ जस्टिस, और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि कट्टर हिंदुत्व या सनातन से प्रेम करने वाली। और जब जैन जी ने इनका चुनाव किया तो उसके बाद में सुशीला कार्की ने कहा कि वो मोदी सरकार से इंस्पायर्ड है, वो भारत और नेपाल को एक जगह एक रिश्ते में जो है वो देखना पसंद करती है। तो शायद संजय राउत की उन बातों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि एक तरफ केपी ओली जो नेपाल की जनता को यह बोलता हो कि श्री राम का वास्ता जो है वो हिंदुस्तान से है ही नहीं, जबकि सबको पता है कि भगवान राम का वास्ता अयोध्या से किस तरीके से है। और जिस तरीके से इससे पहले वीडियो जो है वो मुझे लगता है कि आप लोगों को देखना चाहिए, जिसमें हमने बात की थी कि गांधी परिवार के ऊपर किस तरीके से निशाना लगाया जाता है, क्योंकि नारा यह भी चल रहा है कि यह गांधी का देश नहीं, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है। और जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत के बिना उसकी कल्पना करना मुझे लगता है कि बेवकूफी होगी। तो इनको लगता है कि नेपाल जैसे हालात जो है वो भारत में भी बन जाएंगे। तो सुशीला कार्की के लिए, क्योंकि सुशीला कार्की ने मांग रखी थी कि 1000 हस्ताक्षर जो है वो उसके अभियान में होने चाहिए, लेकिन 2500 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि बाद में सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया और 15 घंटे जो है वो सेना प्रमुख को मेहनत करनी पड़ी सुशीला कार्की को मनाने के लिए। तो ये जो अभी नेपाल में जो चल रहा है वो वापस जो है वो प्रो इंडिया के उसके ऊपर चलना चाहते हैं, कूटनीति कहिए या विदेश नीति, क्योंकि केपी ओली के बाद में प्रो इंडिया के बजाय नेपाल जो है वो प्रो कम्युनिस्ट होता चला गया, वो चाइना के नजदीक होता हुआ चला गया और नेपाल की राजनीति में दखल हो गया। तो अब एक बार फिर जो है वो मांग उठी है कि इससे अच्छा जो है वो हिंदू राजशाही नेपाल को वो चाहिए। अब इसमें तरह तरह के जो है वो नई नई चीजें ऐड ऑन होती जा रही है, वो आपको पता ही है किस तरीके से ऐड की जा रही है। तो सुशीला कार्की का नाम आगे रखने का मतलब है संजय राउत जैसे लोगों के गाल पर सीधे तौर से जोरदार तमाचा मारना, क्योंकि अब शायद हिंदुस्तान में विपक्ष को समझ में आ गया कि जिस नेपाल के बहाने वो राजनीति करने निकले हैं, वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट कर रहा है। जिस बहाने आप नरेंद्र मोदी को गाली देना चाहते थे, नेपाल उसी बहाने एक सत्ता चाहता है कि उनका प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी के करीब हो। और जहां मैं सुशीला कार्की पीछे हटने की बात, तो कुछ लोगों का यह मानना था कि उनको राजनीतिक अनुभव नहीं, और दूसरा उनकी उम्र जो है वो ज्यादा हो गई है, इसलिए ये वापस जो है वो नाम से पीछे हटना पड़ा। नहीं, आप सोचकर देखिए, जैसे ही ये मामला जो है वो तय हुआ कि अंतरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रधानमंत्री वो सुशीला कार्की होगी, उसके बाद में उन्होंने जो लिखा, ट्वीट किया, वो मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए। और दूसरी तरफ केपी ओली के जो ट्वीट आ रहे हैं वो भी पढ़ना चाहिए, शायद उससे जो है वो कुछ ज्ञान मिले कि आखिर नेपाल के जो हालात है वो बने क्यों हैं। और अब जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है कुलमन
आई थिंक सिंघमी ऐसे कुछ नाम है जिनका अब नाम जो है वो आगे चल रहा है। अब यह देखना बाकी है कि ये कहां जाकर रुकता है और इस अंतिम सरकार का जो प्रारूप है वो किस तरीके का होगा। लेकिन एक बात तय है कि नेपाल में जो हुआ वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा तो नहीं था। यहां के हालात जो है अब कुछ अलग बयां कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आगजनी और हिंसा हुई है मुझे लगता है कि वो भी गलत है। इस तरीके का इतना नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नेपाल का ही नुकसान है। तो संजय राउत एक बार फिर एक्सपोज हो गए और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, मुझे लगता है सीधे तौर से लोग अब शिवसेना से भी नफरत करने लगे हैं उद्धव ठाकरे की। और इसके लिए इस जगह पर, इस चौराहे पर लाकर खड़ा करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है उद्धव ठाकरे को, और वो है संजय राउत। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।